Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. We are back with lecture number 11. I am Shahzad Ahmed Malik and I am teaching you the course CSC 103 Programming Fundamentals. डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग मल्टीपल सिलेक्शन के बारे में बात कर रहे थे और मल्टीपल सिलेक्शन के अंदर हमने देखा था कि बेसिकली मल्टीपल सिलेक्शन के अंदर हमारी दो सिलेक्शन स्टेटमेंट्स आ जाती हैं। फर्स्ट वन जो थी वो थी एल्स इफ स्टेटमेंट और सेकंड जो थी वो स्विच स्टेटमेंट। एल्स इफ स्टेटमेंट जो है हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम मल्टीपल सिलेक्शन की जो दूसरी टाइप है स्विच स्टेटमेंट उसको स्टडी करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, इफ वी टॉक्ड अबाउट नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, it allows us to execute a block of code among many alternatives. When we talk about if else statement, then if you are checking on the value of a single variable in nested if else statement, it is better to use switch statement. डियर स्टूडेंट, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट जो थी वो हमें अलाउज कर रही थी कि हम जो ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं उसे अमंग मैनी अल्टरनेटिव्स के थ्रू हम एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। अगर हम बात करते हैं, अगर हमने एक सिंगल वेरिएबल को चेक करना है यूजिंग नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, तो इसकी बजाय हम स्विच स्टेटमेंट अगर यूज कर लें तो वो एक बेटर वे है। स्विच स्टेटमेंट जो है वो आपकी नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट से फास्टर भी है, लेकिन हरगिज ऐसा नहीं है कि हमेशा अगर हम कंपैरिजन करें नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट को और स्विच स्टेटमेंट को तो कुछ जगह प्रोग्राम जो है वो नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट के थ्रू जल्दी एग्जीक्यूट हो जाएंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो है अगर हम स्विच स्टेटमेंट यूज करें तो नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट के थ्रू जो आपके प्रोग्राम है वो जल्दी एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अगर हम स्विच स्टेटमेंट के सिंटेक्स की बात करें तो स्विच स्टेटमेंट का सिंटेक्स जो है वो बहुत ज्यादा इजी टू अंडरस्टैंड है एंड वेरी क्लीनर। अगर हम C++ प्रोग्रामिंग की बात करें तो C++ प्रोवाइड अस द मल्टीवे डिसीजन स्टेटमेंट which helps to decrease the complexity of the program. तो मल्टीवे डिसीजन स्टेटमेंट के थ्रू हम लोग प्रोग्राम की कम्प्लेक्सिटी को डिक्रीज कर सकते हैं। अगर हम स्विच केस स्टेटमेंट की बात करें तो हम लोग इजीली, अगर हम लोग एल्स इफ नेस्टिंग की बात करें तो स्विच स्टेटमेंट में हम केस स्टेटमेंट के थ्रू इसको इजीली डील कर सकते हैं। यानी बेस्ट वे ये है कि अगर आपने एल्स इफ नेस्टिंग यूज करनी है तो उसकी बजाय हम लोग यहाँ पे स्विच केस स्टेटमेंट को यूज कर लेंगे। अब सबसे पहले आप इस स्लाइड में देखें, ये हमारा इफ एल्स नेस्टिंग हो रही है। ठीक है, सबसे पहले देखें हमारा जो इफ स्टेटमेंट है, इफ के साथ उसकी कंडीशन आ गई है और ये स्टेटमेंट वन का मतलब है इफ का ब्लॉक है। ठीक है, ब्लॉक ऑफ कोड यानी इफ का स्कोप है। उसके बाद हमने एल्स स्टेटमेंट ले लिया है, एल्स का स्कोप स्टार्ट हुआ है और उसके बाद हमने एल्स के स्कोप को क्लोज नहीं किया क्योंकि हम लोग इसको नेस्टिंग करने जा रहे हैं। इसके बाद हमने यहाँ पे स्टेटमेंट 2 लिखी है, ये जो स्टेटमेंट 2 है ये एल्स स्टेटमेंट का पार्ट है। इसके बाद आप फिर देखें, हमने इफ का कंडीशन ले ली है यानी इफ स्टेटमेंट यहाँ पे ले ली है और इफ का स्कोप स्टार्ट हो गया है और अगेन हमने यहाँ पे क्या किया है, देखें इफ दोबारा स्टेटमेंट यूज कर ली है और यहाँ पे हमने इफ की एक और कंडीशन दे दी है क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मल्टीवे डिसीजन स्टेटमेंट ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आपने ये इफ की दोबारा कंडीशन ले ली और यहाँ पे स्टेटमेंट 3 आ गई है। ये जो स्टेटमेंट 3 है ये इफ कंडीशन 3 का पार्ट है। इसके बाद आप देखें यहाँ पे फिर हमने एल्स स्टेटमेंट ले लिया है और एल्स के बाद दोबारा हमने इफ स्टेटमेंट को यूज कर लिया है और यहाँ पे आपकी कंडीशन 4 आ गई है। ठीक है, और यहाँ पे इफ का स्कोप स्टार्ट हुआ है और ये जो स्टेटमेंट 4 है ये आपके इफ का स्कोप है। यहाँ पे देखें आपका इफ का स्कोप जो है वो क्लोज हो चुका है। इसके बाद आप देखें ये दूसरा स्कोप है, ये आपके एल्स का स्कोप है वो क्लोज हुआ है और दोबारा यहाँ पे एंड पे हम क्या यूज कर रहे हैं, एल्स स्टेटमेंट। अब ये वाला जो एल्स है ये आपके जो सबसे आउटर आपका इफ है उसका पार्ट है। क्लियर, और यहाँ पे आप देखें ये एल्स का स्कोप स्टार्ट हुआ है, उसके अंदर आप कोई स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं तो वो लिखेंगे और यहाँ पे एल्स का स्कोप क्लोज हो गया है और ये आपका लास्ट स्कोप है जो आपका आउटर वाला इफ है, ये वाला इफ कंडीशन 1 है, ये इसका स्कोप यहाँ पे क्लोज हो चुका है। तो स्टूडेंट अभी आपने देखा होगा कि हमने यहाँ पे एल्स इफ नेस्टिंग यूज की है। अब हम इसी को स्विच स्टेटमेंट के थ्रू सॉल्व करके देखेंगे, यानी हम लोग स्विच
का सिंटेक्स देखेंगे और हम देखेंगे कि वो बेटर वे है टू डील विद एल्स इफ नेस्टिंग। लास्ट स्लाइड में आपने जो सिनेरियो देखा है, अब हम इस सॉल्यूशन यानी इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, यहाँ पे स्विच केस स्टेटमेंट यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्विच केस का सिंटेक्स देखेंगे कि स्विच केस को हमने प्रोग्राम में किस तरह यूज करना है। जारी बात है, जब तक हमें उसका सिंटेक्स पता नहीं होगा हम अपने प्रोग्राम कोड के अंदर उसको यूज नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आप देखें यहाँ पे स्विच कीवर्ड यूज हो रहा है, ठीक है। जिस तरह हम लोग इफ स्टेटमेंट यूज करते हैं, इफ कीवर्ड यूज होता है, तो यहाँ पे स्विच कीवर्ड यूज हो रहा है और स्विच के साथ उसकी एक्सप्रेशन मींस यहाँ पे स्विच के साथ आप कोई कंडीशन दे रहे हैं। उसके बाद आप देखें स्विच का स्कोप स्टार्ट हुआ है और स्कोप को आपने क्लोज नहीं किया। अब यहाँ पे देखें सबसे पहले क्या लिखा गया है, केस वैल्यू 1। स्विच के साथ हम केसेस यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो केस कीवर्ड आपने सेम एज इट इज लिखना है और यहाँ पे वैल्यू 1 की जगह आप कोई भी वेरिएबल नेम, कोई भी वैल्यू आइडेंटिफायर दे सकते हैं। और उसके बाद आपने मेक श्योर कर लें यहाँ पे कॉलन साइन यूज करना है, ठीक है। उसके बाद आप बॉडी 1 लिख रहे हैं। बॉडी 1 का मतलब है कि आप कोई भी स्टेटमेंट लिख रहे हैं जो केस को जब वो यानी यहाँ पे अगर केस सेटिस्फाई हो जाता है तो उसके अगेंस्ट अगर आपने कोई नीचे बॉडी के अंदर स्कोप के अंदर स्टेटमेंट लिखी है तो वो स्टेटमेंट आपकी आउटपुट स्क्रीन पे शो हो जाएगी। और इसके बाद देखें यहाँ पे हमने ब्रेक स्टेटमेंट यूज की है, ठीक है। ब्रेक स्टेटमेंट के बाद आप सेमीकोलन यूज करेंगे। ब्रेक स्टेटमेंट का आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में भी बता दूंगा। ब्रेक स्टेटमेंट का पर्पस ये होता है कि जैसे ही केस वाली कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो जाती है तो ब्रेक स्टेटमेंट के थ्रू आपका प्रोग्राम वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा, आपको वो नेक्स्ट केसेस पे जाने नहीं देगा। इसी तरह स्टूडेंट्स अब आप देखें यहाँ पे केस वैल्यू 2 लिया गया। अब देखें केस कीवर्ड तो सेम है लेकिन यहाँ पे वैल्यू 2 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हर केस की वैल्यू जो है वो यूनिक होनी चाहिए। अगर आपने केस वैल्यू 1 यहाँ पे दी है तो आप नीचे केस वैल्यू 1 नहीं कर सकते क्योंकि ये यूनिक है। तो यहाँ पे केस वैल्यू 2 ले लिए, यहाँ पे आप कुछ भी नेम दे सकते हैं, कोई करेक्टर भी दे सकते हैं, स्ट्रिंग भी दे सकते हैं। उसके बाद आप देखें कॉलन साइन सेम एज इट इज यूज हुआ है। उसके बाद बॉडी 2 का मतलब है ये केस वैल्यू 2 की स्टेटमेंट यहाँ पे आप कुछ लिख रहे हैं। उसके बाद आप ब्रेक स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं सेम जैसे हमने केस वैल्यू 1 के अंदर देखा है। यानी जब मल्टीपल कंडीशंस आपकी आ जाएंगी तो स्विच में आप केसेस के थ्रू वो कंडीशंस इस तरह दे देंगे, ठीक है, 1 बाय 1। तो यहाँ पे देखें हमने केस वैल्यू 3 ले ली है, यानी ये आपका थर्ड केस है, उसके अगेंस्ट आपकी स्टेटमेंट आएगी और फिर यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट यूज हो रही है। यानी आपका सिंटेक्स जो है वो ये बन रहा है, सबसे पहले आप स्विच, उसके साथ कंडीशन देंगे, स्कोप के बाद आप केस वैल्यू देंगे कोई भी, कॉलन साइन, उसकी स्टेटमेंट और ब्रेक स्टेटमेंट। इसी तरह अगर आपकी मल्टीपल कंडीशंस आ रही हैं तो आप केसेस यहाँ पे डिफाइन करते जाएंगे। देखें यहाँ पे केस वैल्यू 2 आ गया, इसके बाद केस वैल्यू 3 आ गया। अब आप देखते हैं कि आपकी 3 ही कंडीशंस थी तो लास्ट में आप लोग यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, डिफॉल्ट, ठीक है। डिफॉल्ट कीवर्ड है और उसके साथ कॉलन साइन। इसका मतलब ये है जिस तरह हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करते थे तो इफ की कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं होती थी तो वो किस पे चला जाता है, एल्स पे। तो यहाँ पे भी सेम इज द केस हियर। अगर आपके कोई भी केस सेटिस्फाई नहीं हो रहे, ठीक है, तो आप किस पे चले जाएंगे, डिफॉल्ट कीवर्ड के ऊपर। तो डिफॉल्ट लेबल यहाँ पे हमने यूज किया है और डिफॉल्ट लेबल के साथ आप देखें कॉलन साइन यूज हुआ है और उसके बाद डिफॉल्ट बॉडी का मतलब ये है कि यहाँ पे आप कोई स्टेटमेंट दे देंगे और उसके साथ भी हमने क्या यूज किया है, ब्रेक स्टेटमेंट, ठीक है, कि अगर कोई भी केस की वैल्यू सेटिस्फाई नहीं होती तो वो डिफॉल्ट लेबल पे आए और डिफॉल्ट लेबल के अंदर जो भी स्टेटमेंट या स्ट्रिंग आप देंगे वो आपकी आउटपुट स्क्रीन पे शो हो जाएगा। और यहाँ पे भी ब्रेक स्टेटमेंट यूज किया, ठीक है, कि यहीं पे वो कोड को क्या कर दे, ब्रेक कर दे। और यहाँ पे ये जो स्कोप क्लोज हो रहा है ये आपके स्विच एक्सप्रेशन का जो स्कोप यहाँ पे स्टार्ट हुआ था वो यहाँ पे क्लोज हो गया। तो आई होप सो अब आपको स्विच केस स्टेटमेंट का जो सिंटेक्स है वो क्लियर हो चुका होगा। अभी हम लोग प्रोग्राम के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे। प्रोग्राम के अंदर जब हम लोग इसका सिंटेक्स यूज करेंगे तो आपको और प्रीटी क्लियर हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग स्विच के स्टेटमेंट की फ्लो डायग्राम देखते हैं। सबसे पहले आप देखें यहाँ पे हमने स्विच यूज किया और इसके साथ ये एक्सप्रेशन कंडीशन थी। तो कंडीशन के अंदर हमने वेरिएबल नेम को
पास करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें आपने 2 दे दिया है, कोई भी आप वेरिएबल नेम जो देना चाहें वो दे सकते हैं। उसके बाद देखें यहाँ पे उसका स्कोप स्टार्ट हुआ और यहाँ पे केस, वहां पे हम वैल्यू 1 यूज कर रहे थे तो केस आईडी आप कुछ भी दे सकते हैं। तो केस के साथ जो आईडी यूज की गई है यहाँ पे 1 यूज की गई है और कॉलन साइन और यहाँ पे स्टेटमेंट 1 और उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट यूज की गई है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखें यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट के ऊपर वो आएगा, यहाँ पे कंडीशन को देखेगा, अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो वो किस पे जाएगा, केस के ऊपर, ठीक है, यानी स्कोप के अंदर आ जाएगा। केस आईडी को चेक करेगा, अगर ये केस सेटिस्फाई हो रहा है उस एक्सप्रेशन के साथ तो आपकी ये वाली जो स्टेटमेंट है एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर आपका केस ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो वो क्या करेगा, नेक्स्ट केस के ऊपर चले जाएगा जो कि आपका केस 2 है, ठीक है। अगर सेटिस्फाई हो जाएगा तो प्रोग्राम यहीं पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर ये भी स्टेटमेंट सेटिस्फाई नहीं होगी, ये केस सेटिस्फाई नहीं होगा तो वो क्या, केस 3 के ऊपर जंप कर जाएगा। और अगर केस 3 वाली भी स्टेटमेंट आपकी सेटिस्फाई नहीं होती, केस 3 वाली भी आपकी जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे मैच नहीं कर रही एक्सप्रेशन के साथ, तो फिर वो क्या करेगा, आउटसाइड द केस 3 आ जाएगा। और वो आपका कौन सा है, अगर आपने नीचे डिफॉल्ट केस यूज किया है, डिफॉल्ट लेबल यूज किया है तो वो उस पर चला जाएगा। अदरवाइज जो आप मेन फंक्शन के अंदर जो भी स्टेटमेंट दे रहे हैं आउटसाइड द स्विच एक्सप्रेशन वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा। जी स्टूडेंट, तो सबसे पहले आप देखें यहाँ पे स्विच एक्सप्रेशन के अंदर जो हमने वेरिएबल नेम पास करवाया है वो क्या है, n, ठीक है। सबसे पहले वो स्कोप के अंदर आएगा और यहाँ पे देखें केस के साथ जो हमने उसका नेम दिया वो है कांस्टेंट 1। अब देखें यहाँ पे लिख दिया है कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ n इज इक्वल टू कांस्टेंट 1। अगर आपका ये एक्सप्रेशन जो है इस केस के साथ मैच कर जाती है, कांस्टेंट 1 वाले केस के साथ, तो आपकी ये वाली जो एक्सप्रेशन है, ये वाली जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे हमने ब्रेक स्टेटमेंट यूज की है तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करेगी, वो नेक्स्ट केसेस पे इसे जाने ही नहीं देगी, यहीं पे आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होके टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह केस कांस्टेंट 2 है, अगर ये वाली आपका कोड इस एक्सप्रेशन के साथ मैच कर जाता है तो फिर आपकी ये वाली जो स्टेटमेंट है एग्जीक्यूट हो जाएगी। इसी तरह आप टू सो ऑन। और लास्ट में आपका क्या है, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट लेबल में क्या है कि अगर ये वाले दोनों केसेस मैच नहीं हो रहे तो वो डिफॉल्ट के ऊपर जाएगा और डिफॉल्ट क्या करेगा, कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ n डजंट मैच एनी कांस्टेंट, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया कि अगर ये वाली एक्सप्रेशन इन दोनों केसेस के साथ मैच नहीं हो रही तब जाके आपकी डिफॉल्ट वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। जी, तो अब हम लोग C++ के प्रोस्पेक्टिव से स्विच केस सिंटेक्स को देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये बताया जा रहा है, व्हेन अ केस कांस्टेंट इज फाउंड दैट मैचेस द स्विच एक्सप्रेशन, कंट्रोल ऑफ द प्रोग्राम पासेस टू द ब्लॉक ऑफ कोड एसोसिएटेड विद दैट केस, ठीक है। अगर आपका केस कांस्टेंट फाउंड हो जाता है स्विच एक्सप्रेशन के साथ तो आपका जो प्रोग्राम का कंट्रोल है वो उसी ब्लॉक ऑफ कोड को एसोसिएट करेगा जिस कोड के साथ वो मैच हो रहा है, ठीक है। यानी आपका कंट्रोल पास कर दिया जाएगा उसी block of code associated with that case ID. Second point is, in the above pseudocode, suppose the value of n is equal to constant 2, the compiler will execute the block of code associated with the case statement until the end of switch block or until the break statement is encountered, ठीक है। सेकंड पॉइंट में ये बताया जा रहा है कि अगर आपका स्विच एक्सप्रेशन जो n है वो कांस्टेंट 2 यानी केस 2 के साथ मैच कर जाता है तो कंपाइलर आपका जो ब्लॉक ऑफ कोड है एसोसिएटेड विद दैट केस स्टेटमेंट उसको एग्जीक्यूट कर देगा अंटिल द एंड ऑफ स्विच ब्लॉक या अंटिल द ब्रेक स्टेटमेंट इज एनकाउंटर्ड। जब तक आपका जो स्विच का ब्लॉक है वो एंड नहीं हो जाता या आपकी ब्रेक स्टेटमेंट जब एनकाउंटर्ड हो जाएगी तो वो उसको क्या कर देगा, एग्जीक्यूट। Third point is the break statement is used to prevent the code running into the next case. तो अब सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये बताया जा रहा है कि ब्रेक स्टेटमेंट का एडवांटेज क्या है कि ये प्रिवेंट करेगा कोड को, अगर कोई भी केस मैच हो जाता है तो वो क्या है, यहाँ पे प्रिवेंशन हो रही है कि वो कभी भी आपको नेक्स्ट केस के ऊपर जंप नहीं करने देगा, वहीं पे प्रोग्राम को क्या कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा, उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा। जी, तो अभी हमने जो सिनेरियो देखा अब हम लोग इसको फ्लो चार्ट के थ्रू भी देख लेते हैं। सबसे पहले देखें ये हमारी सिंगल एक्सप्रेशन आई है, ठीक है, जो हमने स्विच के अंदर वेरिएबल पास करवाया है।
सबसे पहले वो केस आईडी 1 के ऊपर जा रहा है, वो चेक कर रहा है इक्वल्स टू केस कांस्टेंट 1। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर ये एक्सप्रेशन इस केस के साथ मैच कर जाती है, ये केस सेटिस्फाई हो जाता है, तो आपका कोड ब्लॉक 1 जो है एसोसिएटेड विद दैट केस आईडी वो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा यस के केस में। ठीक है, ये देखें एग्जीक्यूट होके प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। इन केस अगर ये आपकी केस आईडी इस एक्सप्रेशन के साथ मैच नहीं होती तो वो क्या करेगा, केस कांस्टेंट 2 मींस केस आईडी 2 के ऊपर चला जाएगा, इसको चेक करेगा एक्सप्रेशन के साथ। अगर ये सेटिस्फाई हो जाता है तो आपका जो कोड ब्लॉक 2 है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्लियर? अगर यहाँ पे केस आईडी 2 मैच नहीं होती तो वो आपका देखो केस आईडी 3 के ऊपर आ रहा है, दैट इज केस कांस्टेंट 3। अगर ये मैच हो जाता है इस एक्सप्रेशन के साथ तो आपका ये ब्लॉक ऑफ कोड जो है ये क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट। अगर केस आईडी 3 भी आपकी मैच नहीं हो रही तो देखें यहाँ पे लास्ट में क्या आपका डिफॉल्ट कोड, जो हमने सिंटेक्स के अंदर अभी देखा था डिफॉल्ट लेबल, तो डिफॉल्ट लेबल के अंदर जो आप स्टेटमेंट देंगे, जो भी ब्लॉक ऑफ कोड आप देंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको फ्लो चार्ट के थ्रू भी स्विच केस सिंटेक्स जो है वो क्लियर हो चुका होगा, आप इस चीज को अब इजीली अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज द ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड टू ब्रेक आउट ऑफ अ लूप और अ स्विच केस। In switch case, if a case is matched, then all the cases below it are executed. So break statement is used after each case in order to break out of switch case after a case has been matched. ठीक है, तो इसमें ये बताया जा रहा है कि आपने अगर लूप यूज करना है और लूप के अंदर अगर आपकी मल्टीपल स्टेटमेंट्स आ चुकी हैं तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, केसेस यूज करेंगे स्विच के अंदर। तो अब यहाँ पे क्या है, उस लूप से बचने के लिए हर केस के साथ हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज कर लेंगे। ठीक है, तो जो केस मैच कर जाएगा हमारी स्विच एक्सप्रेशन के साथ तो ब्रेक स्टेटमेंट के थ्रू क्या होगा, वो आपका ब्लॉक ऑफ कोड जो एसोसिएटेड विद दैट केस है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ पे यूज करने का फायदा क्या हुआ है कि वो आपको नेक्स्ट केसेस को चेक करने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि जब आपका एक केस आईडी मैच हो जाती है एक्सप्रेशन के साथ तो वो वाला ब्लॉक ऑफ कोड आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ब्रेक स्टेटमेंट के थ्रू अगर आपने नेक्स्ट जो केसेस हैं डिफाइन किए हुए हैं प्रोग्राम के अंदर तो वो केसेस चेक नहीं होंगे, क्योंकि आपकी कंडीशन जहां पे सेटिस्फाई हो चुकी है कंपाइलर वहीं पे कोड को एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, और अगर हम स्विच केस के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट का सिंटेक्स देखें तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, जस्ट आपने ब्रेक कीवर्ड यूज़ करना है और उसके साथ सेमीकोलन देना है, तो ये ब्रेक स्टेटमेंट का सिंटेक्स है। स्टूडेंट एक बात यहाँ पे आप मेक श्योर कर लें कि ब्रेक स्टेटमेंट को आपने हर केस के साथ यूज़ करना है। ठीक है, स्विच केस स्टेटमेंट में आपने देखा होगा कि हमने स्विच एक्सप्रेशन एक ही दी है लेकिन मल्टीपल केसेस नीचे दिए हैं, तो हर केस के अगेंस्ट आप ब्रेक स्टेटमेंट यूज करेंगे। अगर आप केस में ब्रेक स्टेटमेंट यूज नहीं करेंगे तो आपका लूप चलता ही रहेगा। ठीक है, वो आपका प्रोग्राम को कहीं टर्मिनेट नहीं करेगा क्योंकि वो केसेस को चेक करता रहेगा, केस 1 से केस 2 पे चला जाएगा, 2 से 3 अप टू सो ऑन। लेकिन अगर हम केसेस के साथ इंडिविजुअली ब्रेक स्टेटमेंट यूज कर लेंगे तो जहां पे केस आईडी मैच हो जाएगी स्विच एक्सप्रेशन के साथ, मतलब केस स्टेटमेंट आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी, वहां पे क्या होगा, कंपाइलर उस कोड को वहीं पे एग्जीक्यूट कर देगा, वो आपको नेक्स्ट केसेस के ऊपर जाने नहीं देगा। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए कि हमने लास्ट स्लाइड में भी देखा है कि हर केस के साथ हमने ब्रेक स्टेटमेंट यूज की है। ठीक है, और क्या होगा, in order to break out of switch case each case after each case has been matched। ठीक है, तो क्या होगा कि अगर आपका जहां भी केस मैच कर जाएगा वहां पे ब्रेक स्टेटमेंट यूज करने से क्या होगा कि वो आपको नेक्स्ट केस के ऊपर जाने नहीं देगा और कंपाइलर उस कोड को वहीं कंपाइल करके एग्जीक्यूट कर देगा। जी स्टूडेंट, तो सबसे पहले अब हम एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेते हैं और इस प्रोग्राम को हम लोग यूजिंग ब्रेक स्टेटमेंट के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो ब्रेक स्टेटमेंट आपको पता है, ब्रेक स्टेटमेंट हमेशा कहाँ यूज होती है, स्विच केस
के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि स्विच केस का सिंटेक्स क्या है और उसमें ब्रेक स्टेटमेंट कहाँ यूज होती है। तो अब हम लोग सबसे पहले जो प्रोग्राम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं उसकी स्टेटमेंट देखते हैं। दैट इज राइट ए C++ प्रोग्राम टू डिटरमिन इफ अ लेटर इज वॉवल और कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो अब इस प्रोग्राम में ये पूछा जा रहा है कि यूजर कोई भी लेटर, कोई भी करैक्टर एंटर करेगा और वो चेक करके बताए कि वो वॉवल है या कॉन्सोनेंट है। तो सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताता जाऊं कि सबसे पहले आपने प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, अब आप देखें टोटल कॉन्सोनेंट्स की बात की जाए तो वो तो बहुत ज्यादा है, 26 हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे स्विच केस यूज करना है। तो हम देखेंगे कि हम मिनिमम केसेस यूज करें। अगर कॉन्सोनेंट्स पे जाएं तो हमें 26 केस डिफाइन करने पड़ेंगे, लेकिन अगर यहाँ पे हम वॉवल्स की बात करें तो वो तो टोटल 5 हैं। तो हमने मिनिमम के ऊपर जाना है, तो मिनिमम यहाँ पे जो हमारी चीज शो हो रही है वो है वॉवल्स, नॉट कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखें यहाँ पे हमारे टोटल कितने वॉवल्स हैं, 5, A-E-I-O-U, टोटल 5 हैं। तो हम यहाँ पे कितने केसेस लेंगे, 5 केसेस लेंगे। तो अब हम इस प्रोग्राम का कोड देखते हैं कि हमने स्विच केस को किस तरह यूज करना है इस प्रोग्राम स्टेटमेंट के साथ। जी स्टूडेंट, तो सबसे पहले आप देखें यहाँ पे सबसे पहले जो मैंने वेरिएबल डिक्लेरेशन की है वो है C। वेरिएबल का नेम मैंने क्या रखा है, C, और उसकी डेटा टाइप क्या है, कैरेक्टर। ठीक है, कैरेक्टर डेटा टाइप इसलिए लिया है क्योंकि हमने रन टाइम के ऊपर कोई एक कैरेक्टर देना है और उस कैरेक्टर को चेक करके वो बताएगा कि ये वावल है या कॉन्सोनेंट है। सबसे पहले आपने यहाँ पे सी आउट स्टेटमेंट दे दी है। सी इन का फंक्शन आपको पता है कि यूजर एंटर करेगा कोई भी लेटर या कैरेक्टर रन टाइम के ऊपर। यहाँ पे देखें हमने क्या किया है, सी इक्वल्स टू टूल और यहाँ पे वेरिएबल नेम में हमने क्या पास करवा दिया है, यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर मैंने क्या पास करवा दिया, वेरिएबल नेम, दैट इज सी। अब इस केस में क्या होगा, ये आपका बिल्ट इन फंक्शन है जो अपर केस लेटर को किस में कन्वर्ट करता है, लोअर केस लेटर के अंदर। क्लियर। अब हम लोग स्विच केस स्टेटमेंट के ऊपर जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखें स्विच कीवर्ड यूज किया है और ये स्विच की एक्सप्रेशन है। आपको याद होगा मैंने आपको कहा था कि स्विच के अंदर एक्सप्रेशन के अंदर हमने क्या पास करवाना होता है, वेरिएबल नेम। तो यहाँ पे हमने वेरिएबल नेम क्या लिया है, सी। ठीक है, तो ये वेरिएबल नेम मैंने यहाँ पे पास करवा दिया है। उसके बाद स्विच का स्कोप स्टार्ट हुआ और उसके बाद हम लोग क्या देते थे, केसेस। तो सबसे पहला आप यहाँ पे केस दे रहे हैं और यहाँ पे मैंने क्या दिया है, ए, क्योंकि हम लोग वावल्स को चेक कर रहे हैं। तो केस आईडी के अगेंस्ट मैंने यहाँ पे क्या दे दिया है, ए। ठीक है, करैक्टर ए दे दिया है। और अब आपको याद होगा मैंने आपको क्लास के अंदर भी ये बताया था कि स्ट्रिंग और करैक्टर्स को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं। स्ट्रिंग जो आपका होता है वो हमेशा डबल कोट के अंदर होगा और करैक्टर जो होगा वो हमेशा सिंगल कोट के अंदर होगा। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं जो मैंने एक करैक्टर लिया उसको मैंने सिंगल कोट के अंदर रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद कॉलन साइन, ठीक है, और सी आउट में मैंने क्या मैसेज प्रिंट करवा दिया, यू इंटर्ड ए, इट्स अ वावल। ठीक है, अगर ये केस आईडी मैच कर जाती है आपके स्विच एक्सप्रेशन के साथ तो आपका ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड जो है एसोसिएटेड विद केस ए, ये क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। और यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट यूज किया। ब्रेक स्टेटमेंट इसलिए यूज किया कि जैसे ही ये केस मैच हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए इस एक्सप्रेशन के साथ, तो आपका प्रोग्राम यहीं पे एग्जीक्यूट हो जाए, वो नेक्स्ट केसेस के ऊपर जंप ना करे। इसी तरह देखें हमने दूसरा केस लिया है, उसमें कैरेक्टर ई ले लिया है। ठीक है, लेटर ई ले लिया है, सेम वही मैसेज ई के अगेंस्ट मैंने लिख दिया है, ब्रेक स्टेटमेंट यूज की है। इसी तरह देखें थर्ड केस मैंने आई के अगेंस्ट ले लिया। ठीक है, कैरेक्टर है तो उसे सिंगल कोड में रिप्रेजेंट किया हुआ है, ब्रेक स्टेटमेंट यूज किया है। अब देखें यहाँ पे वही चीज आ गई है, मैंने आपको लास्ट स्लाइड में भी बताया था कि हर केस के अगेंस्ट इंडिविजुअल उसका ब्रेक स्टेटमेंट हमने डिफाइन करना है। तो आप देखें इस केस में भी ब्रेक स्टेटमेंट यूज हुई है, इस केस में भी ब्रेक स्टेटमेंट यूज हुई है और इस केस में भी ब्रेक स्टेटमेंट यूज हुई है। अब आपके ये पांचों केसेस यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिए हैं। लास्ट जो है वो आपका डिफॉल्ट का लेबल है। ठीक है, और उसमें मैंने क्या एंटर कर दिया, सी आउट यू एंटर्ड कॉन्सोनेंट। इसका मतलब ये है कि अगर कोई यूजर A-E-I-O-U लेटर कीबोर्ड से रन टाइम के ऊपर प्रेस नहीं करता, कुछ और लेटर प्रेस कर देता है, तो वो ये वाला मैसेज आपका प्रिंट करवा दे कि यू एंटर्ड कॉन्सोनेंट।
क्लियर। ये आपका स्विच का स्कोप क्लोज हो गया और ये आपका मेन फंक्शन का स्कोप क्लोज हो गया। क्लियर। अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। जी स्टूडेंट, तो सबसे पहले आप देखें यहाँ पे इंटर अल्फाबेट यूजर ने क्या रन टाइम पे लेटर एंटर किया है ए, तो आपका मैसेज प्रिंट हुआ है यू एंटर्ड ए, इट्स अ वावल, यानी आपका केस 1 जो था वो मैच कर गया एक्सप्रेशन के साथ और आउटपुट पे आपको ये शो हुआ है वावल वाला स्टेटमेंट। अब दोबारा जब इसे रन किया है यूजर ने क्या एंटर किया है एन करेक्टर, ठीक है, तो ये किसी भी केस के साथ मैच नहीं हुआ, ये बल्कि किसके साथ मैच हो गया, आपका डिफॉल्ट जो लेबल था उसके साथ मैच हो गया। तो यहाँ पे देखें आपका मैसेज क्या प्रिंट हुआ है, यू एंटर्ड कॉन्सोनेंट। तो अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि केसेस के थ्रू हमने एक्सप्रेशन को देखा कि एक्सप्रेशन जिस केस के साथ मैच होगी वो वाला केस एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर कोई भी केस मैच नहीं हो रहा एसोसिएटेड विद दैट एक्सप्रेशन तो आपका डिफॉल्ट वाला जो लेबल है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्लियर। जी स्टूडेंट, तो अब जो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है उसमें हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, मल्टीपल सिलेक्शन। और हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे हम एक कैलकुलेटर डेवलप करेंगे और उसके अंदर हम लोग 2 नंबर्स को हैंडल करने जा रहे हैं। उन 2 नंबर्स के थ्रू हमने जो टास्क परफॉर्म करने हैं वो क्या है कि वो कैलकुलेटर आपका कौन कौन से टास्क परफॉर्म करेगा, फर्स्ट एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन डिवीजन एंड इन द लास्ट रिमाइंडर। ठीक है, यानी इसके अंदर भी हम लोग 5 फंक्शंस परफॉर्म करने जा रहे हैं। तो 5 फंक्शंस का क्या मतलब है, इसमें हम कितने केसेस यूज करेंगे, 5 केसेस यूज करेंगे। जी स्टूडेंट, इस स्लाइड के अंदर देखें तो सबसे पहले हमने 2 वेरिएबल्स ले लिए हैं, एक फर्स्ट नंबर के नेम से और एक सेकंड नंबर के नेम से। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखें कि हमने 2 वर्ड्स को कंबाइन करके एक ही वेरिएबल नेम बनाया, तो इसमें हमने केस यूज किया, और कौन सा केस है, कैमल केस। ठीक है, कैमल केस में मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट वर्ड जो होगा उसके तमाम लेटर्स स्मॉल होंगे, लेकिन जो आपका सेकंड वर्ड होगा उसका फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल। यहाँ पे भी देखें एन कैपिटल है और यहाँ पे भी एन कैपिटल है, बाकी रिमेनिंग जो है आपके स्मॉल लेटर्स हैं। यहाँ पे देखें हमने जो वेरिएबल नेम लिया है वो है ऑपरेटर चॉइस, और उसकी डेटा टाइप क्या है, कैरेक्टर। क्लियर। और ये सिंपल सी आउट और सी इन मैसेजेस हैं, फंक्शंस हैं, ये आपको ऑलरेडी पता है, ये मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा। अब हम लोग प्रोग्राम के मेन फंक्शन के ऊपर जाते हैं और प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स देखते हैं कि अब हमने स्विच केस के थ्रू इसको कैसे सॉल्व करना है। जी, तो सबसे पहले देखें हमने यहाँ पे स्विच एक्सप्रेशन यूज की, स्विच स्टेटमेंट, और एक्सप्रेशन के अंदर मैंने वेरिएबल नेम ले लिया है। लास्ट स्लाइड में आपने देखा होगा हमारा वेरिएबल नेम क्या था, ऑपरेटर चॉइस। पहला केस जो हमने लिया है वो क्या है, प्लस। ठीक है, क्योंकि हमने डेटा टाइप क्या लिया है, करेक्टर, तो केस के अंदर हम क्या पास करवाएंगे, करेक्टर, और ये यहाँ पे ऑपरेटर मैंने प्लस का सिंबल दे दिया और इसको सिंगल कोट में कर दिया क्योंकि इसकी डेटा टाइप क्या थी, करेक्टर। यहाँ पे आपने सिंपल सी आउट फर्स्ट नंबर दिया है। ठीक है, फर्स्ट नंबर जो भी यूजर देगा वो यहाँ पे आ जाएगा, प्लस स्ट्रिंग कर लिया, डबल कोट, सेम एज इट इज प्रिंट होगा। सेकंड नंबर जो यूजर देगा वो आउटपुट स्क्रीन पे आएगा, इक्वल टू ऑपरेटर आपने असाइनमेंट ऑपरेटर लिया है, स्ट्रिंग के अंदर है, डबल कोट के अंदर है, सेम एज इट इज प्रिंट होगा। यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर, जो यूजर एंटर करेगा दोनों की एडिशन परफॉर्म हो जाएगी, और यहाँ पे आपने क्या यूज किया है, ब्रेक स्टेटमेंट। इसी तरह सेकंड केस हमने सब्ट्रैक्शन के लिए यूज किया, यहाँ पे माइनस साइन यूज कर लिया। इसी तरह थर्ड केस जो है वो हम मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज कर रहे हैं, तो स्टेरिक ले लिया, ये भी करेक्टर है डेटा टाइप, इसलिए इसको मैंने सिंगल कोट में कर दिया। सेम बाकी वही मैसेजेस सी आउट में मैंने लिख दिए हैं, स्टेटमेंट्स सिंपल मैंने यहाँ पे क्या है, ऑपरेटर चेंज किया। ठीक है, इसी तरह फोर्थ केस में आपका डिवीजन आ जाएगा, सेम वही स्टेटमेंट्स हैं, वही सब कुछ हो रहा है जो हमने बाकी केसेस में किया है। और आपका लास्ट केस जो बनता है वो है रिमाइंडर का। रिमाइंडर के लिए हम लोग मॉडुलस ऑपरेटर यूज करते हैं। ठीक है, और इसको भी मैंने किस में कर दिया है, सिंगल कोट के अंदर, और बाकी सी आउट के थ्रू मैंने सेम वही मैसेजेस किए हैं। यहाँ पे जस्ट आप क्या कर देंगे, मॉडुलस ऑपरेटर यूज कर लेंगे। ब्रेक स्टेटमेंट हर केस के अगेंस्ट हम यूज कर रहे हैं। और लास्ट जो है वो आपका कौन सा है, डिफॉल्ट, और उसके अंदर मैसेज क्या प्रिंट कर दिया, इनवैलिड ऑपरेटर। अगर यूजर रन टाइम के ऊपर ये 5 ऑपरेटर यूज नहीं करता तो डायरेक्ट वो किस पे जंप कर जाएगा, डिफॉल्ट के ऊपर, और आपको आउटपुट स्क्रीन के ऊपर ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा इनवैलिड ऑपरेटर का। अब हम लोग स्टूडेंट इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं कि ये प्रोग्राम किस तरह एग्जीक्यूट हुआ है।
जी सबसे पहले देखें यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले हुआ है एंटर फर्स्ट नंबर, तो यूज़र ने एंटर किया है 4। उसके बाद मैसेज डिस्प्ले हुआ है एंटर सेकंड नंबर, तो यूज़र ने यहाँ पे क्या एंटर किया है 5। ठीक है। एंटर ऑपरेटर चॉइस, ऑपरेटर चॉइस में हमारे 5 फंक्शन थे, 5 ऑपरेटर्स थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड रिमाइंडर। तो यूज़र ने क्या एंटर किया है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, यहाँ पे स्टेरिक साइन आ गया, तो फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर 4 इंटू 5 इक्वल्स टू 20। तो आउटपुट आपकी क्या आई है 20। इस प्रोग्राम को जब दोबारा कंपाइल करके एग्जीक्यूट किया गया तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर के अगेंस्ट यूजर ने वैल्यू 21 दी है, सेकंड के अगेंस्ट 5, और ऑपरेटर चॉइस में यूजर ने क्या सिलेक्ट किया है रिमाइंडर, मॉडुलस ऑपरेटर। ठीक है, तो 21 mod 5 आंसर क्या आया आपका यहाँ पे 1। ठीक है, रिमाइंडर जब उसने कैलकुलेट किया है तो रिमाइंडर क्या आया है 1। तो आप इस प्रोग्राम को डिफरेंट वे से आप एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं, इन पांचों ऑपरेटर्स के थ्रू एग्जीक्यूट करके देखें और उसकी आउटपुट आप चेक करें। आई होप सो अब आपको स्विच के स्टेटमेंट जो है वो क्लियर हो चुकी होगी। प्रोग्राम में हम लोगों ने अभी 2 प्रोग्राम हम रन कर चुके हैं और उसमें हमने स्विच केस को यूज़ किया है, और अब आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम दी जाए तो आप स्विच केस के थ्रू उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जी स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैं आपको 2 चीज़ें बताता जाऊँ। कुछ रूल्स टेबल हैं स्विच केस को यूज़ करने के लिए। तो सबसे पहले देखें यहाँ पे वैलिड स्विच और इनवैलिड स्विच दिया गया। ठीक है, कि अगर आपने स्विच एक्सप्रेशन यूज़ करनी है तो आप इस तरह यूज़ करें। स्विच के अंदर आपने कोई भी वेरिएबल नेम पास करवा दिया है, स्विच के अंदर आप कोई भी ऑपरेटर यानी लॉजिकल ऑपरेटर के थ्रू, यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर के थ्रू कोई भी जो पैरेंथेसिस के अंदर है फंक्शन कॉल करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखें यहाँ पे आप स्विच के अंदर ये वाली एक्सप्रेशन भी यूज़ कर सकते हैं। स्विच के अंदर कोई फंक्शन यूज़ कर सकते हैं और उस फंक्शन के अंदर भी पैरामीटर्स को आप कॉल करवा सकते हैं। ये जितनी चीज़ें हैं ये आपका वैलिड स्विच है। ठीक है, कि ये वाली एक्सप्रेशंस आप यूज़ कर सकते हैं। इनवैलिड स्विच के अंदर आप देखें, स्विच के अंदर आप जो वैल्यू पास करवाएंगे वो कभी भी फ्लोट नहीं होनी चाहिए। क्लियर, कोई भी स्विच के अंदर आप 2 अगर वेरिएबल्स पास करवा रहे हैं मोर देन 1 और बीच में कोई ऑपरेटर भी यूज कर रहे हैं, तो अगर आपने फ्लोट वैल्यू दे दी है तो वो आपका इनवैलिड स्विच हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम लोग वैलिड केस और इनवैलिड केस की बात करते हैं। तो केस के अगेंस्ट आप आईडी दे सकते हैं, कोई भी आईडी दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने 3 दे दी है, ये वैलिड है। केस के अगेंस्ट आप कोई भी करैक्टर दे सकते हैं, तो उसको सिंगल कोट में रिप्रेजेंट करना है। केस के अगेंस्ट आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे एडिशन का किया है तो 1 + 2 हम केस के अंदर यूज कर सकते हैं। और केस के अंदर अगर आपने रिलेशनल ऑपरेटर यूज करने हैं और मोर देन 1 जो आपके करैक्टर हैं वो यूज करना चाहते हैं तो आप इस तरह यूज करेंगे। ठीक है, इसी तरह इनवैलिड केस की बात करें तो इनवैलिड केस में देख लें केस की आईडी कभी आप फ्लोट वैल्यू नहीं दे सकते। केस के अंदर आपने करैक्टर यूज किया है और अगर आपने सिंगल कोड यूज नहीं किया तो वो आपका इनवैलिड केस हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे आपने x + 2 किया है। ठीक है, ये करैक्टर था, सिंगल कोड यूज नहीं किया तो ये इनवैलिड केस हो गया। और केस में आप मल्टीपल आईडीज एट द सेम टाइम नहीं ले सकते। ठीक है, इसका मतलब ये है कि केस के अगेंस्ट 3 आईडीज ले ली आपने 1 2 3, तो ये आपका इनवैलिड केस है। हर केस के अगेंस्ट एक ही आईडी होगी, या वो 1 हो सकती है, या वो 2 हो सकती है, या वो 3 हो सकती है। तो अगर आपको ये रूल टेबल याद हो तो आप कभी भी इन चीज़ों की मिस्टेक नहीं कर सकते। इसीलिए ये मैंने लेक्चर के अंदर ये रूल टेबल यहाँ पे आपको दिखा दिया है कि इन रूल्स को यूज़ करते हुए आप स्विच और केस के जो वैलिड सिंटेक्स या स्टेटमेंट्स हैं वो यूज़ करें। जी स्टूडेंट्स, तो अब मैं आपको स्विच स्टेटमेंट के अगेंस्ट कुछ रूल्स बताने जा रहा हूं जो हम लोग अप्लाई करेंगे प्रोग्राम के अंदर। तो पहला रूल क्या है, केस लेबल मस्ट बी यूनिक। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हर केस की आईडी जो है वो यूनिक होनी चाहिए। सेकंड रूल इज केस लेबल्स मस्ट एंड्स विद कॉलन। हम ऑलरेडी सिंटेक्स में देख चुके हैं कि केस हमेशा कॉलन लेबल के साथ एंड होगा। केस लेबल्स मस्ट हैव कांस्टेंट एक्सप्रेशन। ठीक है,
केस लेबल्स में हमेशा हम लोग कोई कांस्टेंट यूज करेंगे, यानी कोई आईडी यूज करेंगे या कांस्टेंट एक्सप्रेशन यूज करेंगे। क्लियर? जो अभी हमने वैलिड केस देखा है उसमें भी हमने कांस्टेंट एक्सप्रेशन यूज किए हैं। नेक्स्ट रूल इज केस लेबल मस्ट बी ऑफ इंटीग्रल टाइप। ठीक है, केस का जो भी आपने लेबल देना है वो उसकी टाइप क्या होनी चाहिए? इंटीग्रल। इंटीग्रल में दो चीजें आ जाती हैं, एक इंटीजर वैल्यू और एक कैरेक्टर, जो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। स्विच केस शुड हैव एट मोस्ट वन डिफॉल्ट लेबल। ठीक है, इसमें यह बताया जा रहा है कि जब आपने स्विच केस यूज करना है तो उसमें एट लीस्ट आप एक डिफॉल्ट लेबल जरूर दें प्रोग्राम के अंदर। डिफॉल्ट लेबल इज ऑप्शनल। नेक्स्ट रूल ये भी है कि अगर आप डिफॉल्ट लेबल नहीं भी देते तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपने केस के अंदर डिफॉल्ट लेबल यूज करना ही करना है। डिफॉल्ट कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन द स्विच। ठीक है, नेक्स्ट रूल ये है कि डिफॉल्ट लेबल को आप स्विच में प्रोग्राम के अंदर कहीं भी यूज कर सकते हैं स्विच में। ठीक है, नेक्स्ट इज ब्रेक स्टेटमेंट टेक्स कंट्रोल आउट ऑफ द स्विच। ठीक है, हमने ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि स्विच में हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट जरूर यूज करेंगे। अगर ब्रेक स्टेटमेंट यूज नहीं करेंगे तो स्विच के अंदर आपका लूप चलता रहेगा। ठीक है, 2 or more cases में शेयर वन ब्रेक स्टेटमेंट। आप 2 या 2 से ज्यादा केसेस को अगर यूज कर रहे हैं तो उसमें आप उसे एक ब्रेक स्टेटमेंट के थ्रू भी शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज नेस्टिंग। स्विच विद इन स्विच इज अलाउड। स्विच के अंदर आप दूसरा स्विच स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं नेस्टिंग स्विच। क्लियर? रिलेशनल ऑपरेटर्स आर नॉट अलाउड इन स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट के अंदर कभी भी आप रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज नहीं कर सकते। मैक्रो आइडेंटिफायर्स आर अलाउड एट स्विच केस लेबल। ठीक है, आइडेंटिफायर्स आपको पता है हम लोग पढ़ चुके हैं, तो स्विच केस लेबल के अंदर आप आइडेंटिफायर्स यूज कर सकते हैं। कांस्टेंट वेरिएबल इज अलाउड इन स्विच केस स्टेटमेंट। जितने भी आपके कांस्टेंट वेरिएबल हैं वो आप स्विच केस स्टेटमेंट में यूज कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी एक प्रोग्राम आपको शो करवा चुका हूं जिसमें मैंने लिखा था केस कॉन्स्ट 1। ठीक है, तो आप यहां पे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एम्प्टी स्विच केस इज अलाउड। ठीक है, अगर आपने स्विच एक्सप्रेशन यूज की है और केस को एम्प्टी रख दिया है तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, यानी एम्प्टी स्विच केस भी आप रख सकते हैं। स्विच के अंदर कोई भी एक्सप्रेशन में कोई भी वेरिएबल पास ना करवाएं तब भी वो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। जी स्टूडेंट, तो अब जो नेक्स्ट हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है इसको हमने लॉजिकल ऑपरेटर के थ्रू सॉल्व करना है। इसमें बेसिकली 2 सिचुएशंस दी गई हैं। ठीक है, फर्स्ट सिचुएशन ये है कि लोन जो है आपको 2 सिचुएशंस की बेसिस पे मिल सकता है। तो पहली जो कंडीशन है वो ये है, इफ कस्टमर इज मेल एंड हिज एज इज मोर देन 25 एंड हिज सैलरी इज मोर देन 25,000। तो पहली कंडीशन ये है कि मेल जितने भी हैं अगर उनकी एज मोर देन 25 है और उनकी सैलरी जो है वो मोर देन 25,000 है तो वो लोन के लिए सूटेबल है, एप्लीकेबल है। सेकंड कंडीशन ये है, फीमेल जो है अगर उनकी एज जो है मोर देन क्या है 30 ईयर्स एंड हर इनकम इज 20,000 तो वो फीमेल भी लोन के लिए एलिजिबल है। प्रोग्राम में हमने क्या करना है, आस्क यूजर टू एंटर एज, जेंडर एंड इनकम। ठीक है, हमने रन टाइम पे क्या करना है, यूजर एज एंटर करेगा, जेंडर एंटर करेगा दैट इज मेल और फीमेल एंड देयर इनकम, और वो चेक करके बताए वेदर ही शी इज एलिजिबल टू गेट लोन और नॉट। तो अब हम इस प्रोग्राम को सॉल्व करते हैं यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर। तो स्टूडेंट, अगर हम लोग इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखें तो सबसे पहले हमने ये चीज़ देखनी है कि हमने यहाँ पे कितने वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे दैट इज एज, जेंडर एंड इनकम। जी स्टूडेंट, तो देखें यहाँ पे हमने 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, एक एज, एक इनकम, एक जेंडर। अब यहाँ पे देखें एज और इनकम जो है उनकी डेटा टाइप मैंने क्या सेट किया है, इंटीजर, लेकिन जेंडर जो है उसकी डेटा टाइप मैंने क्या एंटर किया है, कैरेक्टर। क्यों? क्योंकि देखें स्टेटमेंट के अंदर हम लोग जेंडर को एम और एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एम भी कैरेक्टर और एफ भी कैरेक्टर है, तो उसकी डेटा टाइप क्या सिलेक्ट कर दी है, कैरेक्टर। ठीक है, बाकी ये सी आउट और सी इन फंक्शन है, ये ऑलरेडी आपको पता है कि ये हमने किस तरह प्रोग्राम में यूज करने हैं।
जी स्टूडेंट, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे इफ कंडीशन यूज की है और उसमें हम पहली सिचुएशन को सेटिस्फाई करने जा रहे हैं कि इफ एज इज ग्रेटर देन 25 एंड, देखें यहाँ पे हमने लॉजिकल ऑपरेटर यूज किया एंड, उसको हमने यूं रिप्रेजेंट करना है, जेंडर इक्वल्स टू एम। एम आपका क्या है? करेक्टर है, क्योंकि हमने डेटा टाइप यहाँ पे करेक्टर यूज किया तो इस एम को मैंने सिंगल कोट में कर दिया है। एंड ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर यूज करें और थर्ड वेरिएबल हमारा क्या था? इनकम। और सिचुएशन क्या थी? इनकम जो है वो 25,000 से ग्रेटर देन होनी चाहिए। ठीक है, तो ग्रेटर है, यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन यूज कर लिया, सिंबल यूज कर लिया। ये इफ की कंडीशन आपकी यहाँ पे अगर ये सेटिस्फाई हो जाती है तो वो इफ के स्कोप के अंदर चला जाएगा और ये वाला मैसेज आपका आउटपुट स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग एल्स इफ यूज कर रहे हैं। हमने यहाँ पे एल्स इफ क्यों यूज किया है? देखें, क्योंकि हम इस प्रोग्राम को मल्टीपल सिलेक्शन के थ्रू सॉल्व कर रहे हैं। तो मल्टीपल सिलेक्शन के अंदर हमारी दो ही स्टेटमेंट्स हैं, एक एल्स इफ और दूसरी स्विच। तो यहाँ पे इसलिए मैंने यहाँ पे एल्स इफ यूज किया है। इसलिए आपने यहाँ पे परेशान नहीं होना कि सर ने एल्स इफ क्यों यूज किया, एल्स क्यों नहीं यूज कर लिया। ठीक है, तो एल्स इफ इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हम इस प्रॉब्लम को मल्टीपल सिलेक्शन के थ्रू सॉल्व कर रहे हैं। तो मल्टीपल सिलेक्शन में आपका एल्स इफ आता है और दूसरा क्या है? स्विच स्टेटमेंट। तो एल्स इफ में दूसरी हमारी सिचुएशन क्या थी? फीमेल वाली, और उसमें एज क्या है? ग्रेटर देन 30 होनी चाहिए। एंड लॉजिकल ऑपरेटर यूज किया, जेंडर इक्वल्स टू एफ सिंगल कोड के अंदर, क्योंकि उसकी डेटा टाइप करेक्टर है। एंड और हमने कहा था उसकी इनकम कितनी होनी चाहिए? ग्रेटर देन 30,000। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो आपका ये वाला मैसेज जो है आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। अब देखें, यहाँ पे हमने एल्स स्टेटमेंट यूज की है। इस इफ के अगेंस्ट हम क्या यूज कर रहे हैं? एल्स। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो एल्स पे जाके इस स्टेटमेंट को वो एग्जीक्यूट करवा देगा और यहाँ पे क्या है? यू आर नॉट एलिजिबल फॉर लोन। जी स्टूडेंट्स, तो ये आपका होम टास्क है, इसमें सारी सिचुएशन बता दी गई है। ठीक है, इस प्रॉब्लम को आप पढ़ लें। ये दो चीजें नीचे डिफाइन कर दी गई हैं, इसको आपने सॉल्व करना है और जो आउटपुट स्क्रीन पे मैसेजेस डिस्प्ले होने चाहिए वो इस तरह होने चाहिए। ठीक है, योर आउटपुट शुड बी लुक लाइक दिस। सबसे पहले एंटर योर परसेंटेज का मैसेज आए, उसके बाद यू स्कोर्ड आए, यू हैव पास विद डिस्टिंक्शन आए। इसी तरह ये आपके मैसेजेस इस तरह आ रहे हैं। ठीक है, यानी आपने 89% अगर एंटर किए हैं तो डिस्टिंक्शन का मैसेज आए। अगर आप 47% गेन कर रहे हैं, गेट कर रहे हैं, तो आपका मैसेज इस तरह प्रिंट हो। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डिवीजन जो प्रोग्राम में पीछे स्टेटमेंट दी गई है इसके थ्रू आपने सॉल्व करना है। जी स्टूडेंट, तो इस होम टास्क को जो आपने सॉल्व करना है यूजिंग नेस्टिंग स्विच स्टेटमेंट के थ्रू सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे आप नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट यूज करेंगे, उसके थ्रू आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्लास से पहले पहले ये आपका होम टास्क कंप्लीट होना चाहिए। मैं इंडिविजुअली किसी भी स्टूडेंट से इस टास्क के बारे में पूछ सकता हूँ कि किस तरह सॉल्व किया है और इसकी आपकी असेसमेंट होगी। आई होप सो आज के लेक्चर में जितनी चीजें हमने स्टडी की हैं आपको क्लियर हो चुकी होंगी। फर्दर कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी है तो जब हमारी फिजिकल क्लास होगी उसके अंदर हम लोग व्हाइट बोर्ड के ऊपर डिफरेंट जो हमारी क्यूरीज हैं, डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, वो भी सॉल्व करेंगे। तो क्लास में आने से पहले आप इस लेक्चर को देख के आएंगे। क्लास में हमारा जब फिजिकल क्लास होगी तो उसमें हमारी क्वेश्चनिंग आंसरिंग होगी और उसमें जितने आपको क्वेश्चन अभी माइंड में आपके आ रहे हैं वो आप नोट डाउन करके आए और ड्यूरिंग फिजिकल सेशन आप वो अपने सारे प्रॉब्लम्स मुझसे डिस्कस करें और उसको रिजॉल्व करें। आई होप सो आज का लेक्चर जो है आपको क्लियर हो चुका होगा। स्विच स्टेटमेंट, नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट, ये तमाम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फर्दर कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी है तो उसको हम इंशाल्लाह क्लास में सॉल्व करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।